गुड मॉर्निंग। चलिए, कल हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था उसको तुरंत क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहली बात रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर का मतलब क्या होता है कि अगर रोटेशन ऑफ मिरर का मतलब होता है कि अगर हम मिरर को थीटा एंगल से घुमा दें। कल अपन ने ऐसा देखा था कि इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हो जाती है? 2 थीटा से। रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होती है? 2 थीटा से। सेम सेंस में इसका मतलब जैसे अगर अपन ने मिरर को इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाए, मान लीजिए क्लॉकवाइज अपन ने मिरर को घुमाया है, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर घूमेगी? देन रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो रोटेटेड बाय एन एंगल 2 थीटा। कहने का मतलब हमको सिंपल सा बात क्या याद रखना है कि अगर मिरर को थीटा एंगल से घुमाया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगी? 2 थीटा से। अगर आपने मिरर को क्लॉकवाइज घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी किधर घूमेगी? क्लॉकवाइज ही। अगर मिरर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी किधर घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बात क्लियर है? ये कल हम लोगों ने देखा था कि अगर मिरर को रोटेट करेंगे थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाएंगी 2 थीटा से, मगर सेम सेंस का मतलब मिरर को जिधर घुमाया रिफ्लेक्टेड रे भी उधर ही घूमेगा। बस अंतर किस बात का होगा कि अगर मिरर को आपने थीटा से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाएगी। मिरर को आपने अगर 20 डिग्री से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे 40 डिग्री से, बोले तो 40 डिग्री से रोटेट हो जाएगी, मगर जिधर मिरर घुमाया रिफ्लेक्टेड रे भी उधर ही घूमेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे काम करते हैं अपन। इसी पर अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट टर्म पे। वो क्वेश्चन ऐसा था, आज अपन ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखा है कि कैलकुलेट एंगल ऑफ प्लेन मिरर with horizontal so that reflected ray moves in vertically upward direction। सुनिए क्या कह रहा है। एक गिवन लाइट रे दे रखी है, ये है हॉरिजॉन्टल। एक गिवन लाइट रे दे रखी है कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है? 40 डिग्री। एक गिवन लाइट रे आपको दे रखी है कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है? 40 पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्लेन मिरर को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे रखें, ताकि रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकली किधर चल जाए? अपवर्ड चले जाए, ऊपर चली जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए इधर देखिए, मैंने कल ही बताया था आपको, एंगल जहां से पूछा जाए मिरर का, जैसे कल के क्वेश्चन में जो लास्ट टर्म पे क्वेश्चंस किया था उसमें एंगल प्लेन मिरर का कहां से पूछा था? वर्टिकल से। अगर एंगल वर्टिकल से पूछा था तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि एंगल जहां से पूछे प्लेन मिरर को वहीं पर रख दीजिए। तो कल के क्वेश्चन में एंगल पूछा था वर्टिकल से, तो अपन ने प्लेन मिरर को कहां रख दिया था? वर्टिकल पे रख दिया था। आज एंगल कहां से पूछा है? हॉरिजॉन्टल से, तो प्लेन मिरर को कहां रख देंगे? हॉरिजॉन्टल पर ही। प्लेन मिरर को कहां रखेंगे? हॉरिजॉन्टल पे। मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, यहीं पर अपन ने क्या रख दिया? उस प्लेन मिरर को रख दिया हॉरिजॉन्टल पर ही। ये रहा वो प्लेन मिरर। मान लीजिए इस पॉइंट पर यही लाइट रे इंसिडेंट हो रही है जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे आ रही है? 40 पे।
मान लीजिए बाबू, ये जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना। नॉर्मल क्या होती है, जिस पॉइंट पर नॉर्मल क्या होती है, जिस पॉइंट पर समझ में है ना? चलिए, हाँ, हम क्या कह रहे थे कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट रे आ रही है उस पॉइंट पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसी को क्या कहते हैं अपन, नॉर्मल। अब ध्यान से समझिए बाबू, ये 40 डिग्री 40 डिग्री एंगल किसका है, इंसिडेंट रे का किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो बताइए इस इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं ये सरफेस है और ये वर्टिकल लाइन है, तो टोटल यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। हॉरिजॉन्टल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, 40 डिग्री। तो बताइए इधर कितना बनेगा, 90 में से 40 को घटा दीजिएगा तो 50 बनेगा। मतलब हम कह सकते हैं इस लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले तो आपतन कोण कितना है, 50 डिग्री। और हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या जानते हैं कि जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई लाइट रे आएंगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। मतलब इधर भी कितना होगा, 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का कितना एंगल है, 50। तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल कितना होना चाहिए, 50। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि मिरर को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे रख दें। कहां से एंगल पूछा है, हॉरिजॉन्टल से। तो जहां से एंगल पूछा मिरर को अपन ने वहीं रख दिया, हॉरिजॉन्टल पर ही रख दिया। बहुत बढ़िया। अब रिफ्लेक्टेड रे को मतलब आपसे पूछा क्या है कि प्लेन मिरर को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे रख दें ताकि रिफ्लेक्टेड रे किधर चली जाए, वर्टिकली अपवर्ड चली जाए। आप ही सोचिए, जब प्लेन मिरर को हॉरिजॉन्टल पे रखे हैं तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकली अपवर्ड जा रही है क्या, बिल्कुल नहीं जा रही है। अगर हमको रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकली अपवर्ड ले जाना पड़ेगा तो क्या इसको 50 डिग्री एंगल घुमाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज में। तो हम ऐसा लिख दें कि इफ रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय एन एंगल, रिफ्लेक्टेड रे को कितने से रोटेट करना होगा, 50 से, 50 से। काहे, चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि रिफ्लेक्टेड रे को आपको कहां लेके जाना है, वर्टिकली अपवर्ड। और अगर रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकली अपवर्ड लेके जाना है तो आपको कितना घुमाना पड़ेगा, 50 डिग्री एंगल घुमाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, कितने डिग्री एंगल घुमाना पड़ेगा, 50 डिग्री। तो हम ऐसा कह दें, रिफ्लेक्टेड रे को किससे घुमाते थे अपन, जनरल फॉर्मूला में 2 थीटा से। तो क्या 2 थीटा का ही मान 50 डिग्री है? अगर 2 थीटा का मान 50 है तो आप ही बता दीजिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 25 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, मतलब सुनिए, हम क्या पढ़े थे, हम थ्योरी क्या पढ़े थे कि अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगी, 2 थीटा से। उल्टा भी तो कह सकते हैं, क्या अगर रिफ्लेक्टेड रे को 2 थीटा से घुमाया जाए तो मिरर कितने से घूम जाएगा, थीटा से। सिंपल सा बात है। मतलब यूं कहेंगे, मिरर को जितने से घुमाएंगे रिफ्लेक्टेड रे उसके दोगुने एंगल से घूमेगी। दूसरा अपोजिट कैसे कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे को जितने से घुमाएंगे मिरर उसके आधे एंगल से घूमेगी। सिंपल। तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम रही है, 50 से। तो इसका मतलब मिरर को कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा, जितने से रिफ्लेक्टेड रे घूमी, रोटेट हुई, उसके आधे एंगल से। तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे को कितने से घुमाना पड़ा, 50 से। तो बताइए मिरर को कितने से घुमाना पड़ेगा, 25 से। और किस डायरेक्शन में, भाई जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे को घुमा रहे हैं। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 50 घुमा है तो मिरर को भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने पे घुमाएंगे, 50 पर ही। देखिए ये मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से इस प्लेन मिरर को कितने एंगल पे, 25 पे रखेंगे ताकि इस पर इनिशियली इंसिडेंट रे आए
और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर चला जाए, वर्टिकली अपवर्ड चला जाए। तो हम क्या कहेंगे, मिरर को कितने से हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे रखना होगा, 25 डिग्री पे, ताकि वही इंसिडेंट रे जो हॉरिजॉन्टल के साथ 40 पर आए तो वर्टिकली क्या हो जाएगी, अपवर्ड चली जाएगी। ये था कल का 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तो कल के ही लेक्चर में अपन ने कर लिया था, एक क्वेश्चन ये रहा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप में परावर्तन। आइए इधर देखिए क्या है, मतलब अपन ये देख रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में अगर रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा। पहले ध्यान से समझते हैं क्या बात है, क्या है ये रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, सदिश के रूप में परावर्तन क्या है। सुनिए, एक बात ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड XY प्लेन है, ये बोर्ड कौन सा प्लेन है, XY प्लेन। मतलब 2 एक्सिस, X एक्सिस और Y एक्सिस को मिलके ये पूरा प्लेन जो ये हमारी व्हाइट बोर्ड है, ये किससे बनी हुई है, 2 लाइन से, एक X एक्सिस और दूसरा Y एक्सिस, दोनों को मिला के क्या बन गया, एक प्लेन। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए इस प्लेन में, मान लीजिए इस प्लेन में कोई इंसिडेंट रे आ रही है, तो इंसिडेंट रे आ रही है, मान लीजिए इंसिडेंट रे वेक्टर फॉर्म में, मान लीजिए ये लाइट रे आ रही है, तो इस लाइट रे का कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं, मतलब ये लाइट खुद वेक्टर के फॉर्म में इस पर आके इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये उधर तो नहीं जाएगा, इधर ही ना आएगा। मतलब जैसे ऐसे आई लाइट रे ऐसे, तो ये इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा ना। अब ध्यान से समझिए कि इंसिडेंट रे ऐसे आया और रिफ्लेक्टेड रे कैसे हुआ, इधर गया। तो हम एक बात ध्यान रखेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म में, मतलब सदिश के रूप में परावर्तन के केस में एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी इंसिडेंट रे किसी प्लेन से टकराएगी, जब भी कोई इंसिडेंट रे किसी प्लेन से टकराएगी, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बाकी सारा कंपोनेंट सेम रहेगा। क्या समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए क्या है कि मान लीजिए इस प्लेन में जो लाइट रे आ रही है वो है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। बाबू हमने जनरल लिखा है वेक्टर कि कोई लाइट रे इस फॉर्म में आ रही है, वेक्टर फॉर्म में। हो सकता है आपको ऐसा लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, कैसा, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। वेक्टर को तो ऐसे ही ना रिप्रेजेंट करते हैं, I कैप, J कैप, K कैप के टर्म में। I कैप क्या है, I कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस। J कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Y एक्सिस। K कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस। ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला, ये लाइट रे, ये वाली AI कैप, BJ कैप, CK कैप, ये लाइट रे कहाँ आ रही है, हमारे प्लेन पे आ रही है। बताइए हमारा प्लेन कैसा है, XY प्लेन है, तो इस प्लेन के कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, तो आप ही समझिए, एक X है एक Y है, तो तीसरा Z परपेंडिकुलर बाहर होगा। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सर इस वेक्टर में I कैप के साथ जो लगा हुआ है, मतलब जो I कैप का कॉफिशिएंट है वो तो X कंपोनेंट को बताता है, जो J कैप का कॉफिशिएंट है वो Y कंपोनेंट को बताता है, और जो K कैप का कॉफिशिएंट है वो Z कंपोनेंट को बताता है। तो ये लाइट रे किससे टकरा रही है, XY प्लेन से। किससे टकरा रही है, XY प्लेन से। तो लाइट जिस प्लेन से टकराएगी, लाइट जिस प्लेन से टकराएगी उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, लाइट जिस प्लेन से टकराएगी उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है,
उल्टा हो जाता है। अब सोचिए लाइट किससे टकरा रही है, एक्स वाई प्लेन से, ये एक्स और ये वाई, लाइट टकरा रही है एक्स वाई प्लेन से, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड है ना। इसका मतलब अगर ये लाइट रे आएंगी तो इसका जेड कंपोनेंट कौन है, सी ना, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर इंसिडेंट रे का वेक्टर इक्वेशन है r बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ये किससे रिफ्लेक्ट हो, एक्स वाई प्लेन से हो, तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे पता है क्या हो जाएगा, r वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप। क्या समझे, फिर से सुनिए। वेक्टर फॉर्म में रिफ्लेक्शन क्या होती है कि कोई भी लाइट रे आपको किस फॉर्म में दिया होगा, वेक्टर फॉर्म में। हमको ध्यान क्या रखना है कि लाइट रे जिस प्लेन से टकराएगी, लाइट रे जिस प्लेन से टकराएगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट सिर्फ क्या हो जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाता है, उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आप ही सोचो ना बाबू, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या ये प्लेन एक्स वाई प्लेन हुआ। अब इस एक्स वाई प्लेन से कौन टकराएगी, ये वाली इंसिडेंट रे, कौन, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बताओ एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड। इसका मतलब इस लाइट रे का कौन सा कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसकी डायरेक्शन, तो कहेंगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर ये x है, ये y है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, z होगा। तो z क्या है, c के कैप, तो उसका डायरेक्शन बदल के क्या हो गया, माइनस सी के कैप। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या हम याद रखेंगे इसमें वेक्टर फॉर्म में कि जब भी रिफ्लेक्शन किस फॉर्म में हो, वेक्टर फॉर्म में, जब भी रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म में होगा तो याद रखेंगे कि लाइट रे जिस प्लेन से टकराएगी, लाइट रे लिखा हुआ है आपके नोट्स में, लाइट रे जिस प्लेन से टकराएगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब कोई लाइट रे जिस प्लेन से टकराएगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बाकी कंपोनेंट सेम रहेगा, बाकी कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि if reflection in vector form, if reflection in vector form, if reflection in vector form can occurs, then perpendicular component, then perpendicular component will get reversed, and other component remains same, other component remains same। मतलब क्या बोला, ध्यान से समझिए कि अगर रिफ्लेक्शन किस फॉर्म में होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा, तो लाइट रे जिस प्लेन से टकराएगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट उस लाइट का, सिर्फ उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब वो उलट जाएंगी, वो रिवर्स हो जाएंगी, बाकी हर एक कंपोनेंट सेम रहेगा। कोई दिक्कत। तो आपके नोट्स में एक क्वेश्चन दे रखा है हमने कि मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट लाइट रे ऐसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इंसिडेंट हो रही है, कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में, कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन किस प्लेन से होगा, एक्स वाई प्लेन से। तो आप ही बता दो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन होगा, जेड कंपोनेंट। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट रे की इक्वेशन क्या हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर बराबर सिर्फ जेड कंपोनेंट क्या होगा, रिवर्स होगा। क्यों, क्योंकि किस प्लेन से टकरा रही है, एक्स वाई प्लेन से, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड वाला, मतलब जेड वाला कंपोनेंट को चेंज कर देंगे, ए आई कैप बी जे कैप माइनस सी के कैप। ये हो जाएगा हमारे रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। कब, जब हमारी ये इंसिडेंट रे किससे टकरा रही हो, एक्स वाई प्लेन से, तब रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या होगी, सिर्फ जेड कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है आपके नोट्स में
क्या है मैं बता रहा हूं। सुनिए, क्वेश्चंस क्या है, मैं क्वेश्चंस का लैंग्वेज समझा रहा हूं। आपके नोट्स में क्वेश्चन लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। क्या है क्वेश्चन, सुनिए बस ध्यान से। एक रूम है, ये रूम है, ये क्लासरूम है। एक क्लासरूम की दो वॉल, टू एडजेसेंट वॉल्स, इफ टू एडजेसेंट वॉल्स एंड ceiling of a room, if two adjacent walls and ceiling of a room are mirror surface, if a light ray and a light ray is incident over one mirror surface and reflection one by one from other mirror surface, then angle between incident ray ऐसे लिखेंगे, then angle between initially incident ray and finally emerged ray, angle between initially incident ray and finally emerged ray। ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन हिंदी में नोट्स में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं हिंदी में यहां लिख नहीं रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक रूम है, एक रूम का दो एडजेसेंट वॉल का क्या मतलब हुआ, दो एडजेसेंट वॉल का मतलब हुआ कि अगर ये एक वॉल है, इस रूम का एक वॉल है, कौन, बोर्ड एक वॉल है, तो दूसरा वॉल ये हो गई हमारी फोन। अरे ऐसे दो दीवार एक जगह कनेक्ट होता है ना ऐसे, तो मान लीजिए ये दो दीवार एक जगह कनेक्ट हुई, तो ये वॉल मेरी हथेली और ये मोबाइल दोनों क्या है, टू एडजेसेंट वॉल है। किसके लिए, एक रूम के लिए। आप समझ सकते हैं क्या है, जहां पर दो वॉल आके मीट करती हैं, एक वॉल दो वॉल, तो ये दोनों वॉल क्या हो गई, जैसे ये एक वॉल है एक ये वॉल है, तो दोनों क्या हो गया, एडजेसेंट वॉल। और इसके ऊपर में ये क्या हो गया, इसके ऊपर में ये क्या हो गया, सीलिंग ऑफ अ रूम। अब ध्यान से समझिए, देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि एक रूम का दो एडजेसेंट वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ रूम क्या है, मिरर सरफेस है। अब ध्यान से, मिरर सरफेस है और उस पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। उसके बाद क्या हो रही है, उस लाइट रे का रिफ्लेक्शन, तीनों मिरर से, टोटल 3 मिरर हुआ ना, कैसे, दो एडजेसेंट वॉल और इसके ऊपर एक सीलिंग, तो 3 एडजेसेंट मिरर है, सॉरी 2 एडजेसेंट वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ रूम, मतलब हमारे रूम में टोटल कितने मिरर हैं, 3 मिरर हैं। तो उस 3 मिरर से, उस 3 मिरर पर में से किसी एक पर एक लाइट इंसिडेंट होके आई। अब पहली वाली लाइट रे पहले मिरर पे मान लीजिए गिरी, पहले सरफेस पे, उससे रिफ्लेक्शन हुआ, वो रिफ्लेक्टेड रे फिर दूसरे वाले पे गई, फिर इससे रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्शन किस पे गई, तीसरे वाले मिरर पे गई, तब फाइनली जाके एक इमर्ज्ड रे निकली। चलिए तो इस क्वेश्चंस को करते हैं, देखिए क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। दो
एडजेसेंट वॉल, तो एक वॉल मान लीजिए ये हमारे बोर्ड को एक एडजेसेंट वॉल है, ये एक वॉल है और दूसरा ये हमारी हथेली, तो दो एडजेसेंट वॉल हो गया, एक ये और तीसरा ये हो गया, ये दूसरी वाली जो हथेली है वो क्या है, इसके लिए सीलिंग का काम कर रहा है रूम के लिए। तो ये एक वॉल, एक ये वाला वॉल, तो दो एडजेसेंट वॉल हो गया और ये क्या हो गया, सीलिंग ऑफ रूम हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने मिरर हैं, 3। अब लाइट रे, मान लीजिए जो लाइट रे इंसिडेंट हुई किसी एक पर, ध्यान से समझिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वो इंसिडेंट लाइट रे एक मिरर पर इंसिडेंट हुई तो उसका कितने मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, तीनों मिरर के द्वारा 1 by 1 रिफ्लेक्शन होगा। तो फाइनली जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी और इनिशियली जो इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई थी, उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। हम मान लेते हैं, सपोज लेट इंसिडेंट रे, हम मान लेते हैं हमारे मिरर के सरफेस पर जो इंसिडेंट रे आ रही हैं वो क्या है, सपोज AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK, ऐसा हमने जनरल मान लिया है। कोई भी लाइट रे हो सकती है, हमने वेक्टर फॉर्म में लाइट रे को क्या मान लिया कि इनिशियली जो हमारी लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं सरफेस पर, मिरर के सरफेस पर, वो क्या है, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। अब ध्यान से समझिए बाबू, मान लीजिए ये एक्सिस X है, ये एक्सिस Y है, ये एक्सिस X है, ये एक्सिस Y है, तो एक दीवार हो गया XY प्लेन, दूसरा दीवार इधर Z होगा ना, तो दूसरा एडजेसेंट वॉल क्या हो जाएगा, YZ प्लेन में। तो ध्यान से देखिए हमारी मिरर कहाँ कहाँ लगी है, दो एडजेसेंट वॉल है और रूम का सीलिंग, मतलब सीलिंग का मतलब होती है छत, मतलब दो एडजेसेंट वॉल, दो आसन्न दीवार और रूम का छत क्या है, हमारे लिए मिरर है। तो ध्यान से समझिए, मान लीजिए इस बोर्ड को अपन ने क्या नाम दे दिया, X और Y, और ये Z है। तो ध्यान से समझिए, ये तो एक वॉल हो गया XY प्लेन, क्या दूसरा वॉल हो गया YZ प्लेन। तो हमारा मिरर कहाँ कहाँ लगा हुआ है, एक बार तो XY में एक मिरर, दूसरा मिरर YZ में और तीसरा छत पे है। तो छत का मतलब क्या हुआ, ये X और इधर ZX में। तो आप ऐसा ध्यान से समझें, तो क्या आपका मिरर 3 प्लेन में लगा हुआ है, कौन कौन में, एक XY प्लेन में, कैसे सर, ये रहा वॉल XY प्लेन में, एक हो गया YZ में, ये दूसरा वॉल, इसमें भी मिरर है, एक हो गया ZX जो रूम का छत है, एक हो गया ये X और ये इधर Z, एक हो गया ZX। मतलब हमारा मिरर 3 प्लेन में है। मतलब हमारे मिरर का नाम हम ऐसा कह सकते हैं, एक बार हमारे लिए मिरर है XY प्लेन, एक बार हमारे लिए मिरर है YZ प्लेन, एक बार हमारे लिए मिरर है ZX प्लेन। तो बताइए जो इंसिडेंट रे आएंगी उसका रिफ्लेक्शन कितनी बार होगा, 3 बार। कौन कौन मिरर से, एक ऐसा मिरर जो XY प्लेन में रखा हुआ हो, फिर एक ऐसा मिरर जो YZ प्लेन में रखा हुआ हो, फिर एक ऐसा मिरर जो ZX प्लेन में रखा हुआ है। हाँ या ना, इसमें कोई परेशानी है, ये बात क्लियर हो रही है। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि पहली बार ये लाइट रे रिफ्लेक्शन फ्रॉम, इस इंसिडेंट लाइट रे का कितने मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, 3 मिरर से। 3 मिरर कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, तो 2 तो हो गया एडजेसेंट वॉल, आसन्न दीवार, और तीसरी हो गई क्या, सीलिंग, मतलब रूम का छत। तो ये तीन दीवार है, मतलब ऐसे कहें तो एक दीवार ये और एक सीलिंग ऑफ अ रूम, मतलब 3 मिरर है। तो तीनों मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन होगा। मिरर को अपन ने प्लेन के रूप में भी समझ लिया कि अगर ये X है, ये Y है, तो जो दीवार ये प्लेन में है, मतलब इस बोर्ड में है, तो उस मिरर को हम कह सकते हैं कि हमारा मिरर XY प्लेन में है। जो वॉल ऐसे है, इस पर जो मिरर लगा है, तो क्या इसको अपन कहेंगे ये वाली मिरर जो हमारी है YZ प्लेन में है। और जो मिरर ऐसे लगा हुआ है सीलिंग में, तो क्या उसके लिए हम कहेंगे ये मिरर हमारी ZX प्लेन में है। अब सुनिए, तो हम किसके द्वारा पहले रिफ्लेक्शन करा रहे हैं इस इंसिडेंट रे का, मान लेते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम YZ प्लेन। ये इंसिडेंट रे सबसे पहले किस पे गिरा, YZ पे। किस पे गिरा, YZ XY किसी पे गिरा लीजिए, मान लीजिए XY प्लेन पे। सबसे पहले ये गिरा XY प्लेन पे। ध्यान से समझिए, तो अभी अपन ने क्या सीखा था रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म में, कि अगर कोई इंसिडेंट रे वेक्टर फॉर्म में किसी सरफेस से टकराएगी, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, उस लाइट रे का कौन सा कंपोनेंट, जो सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो, वो रिवर्स हो जाता है, बाकी हर एक कंपोनेंट सेम रहता है। यही ना अभी अपन ने सीखा।
जो कल भी सीखे थे अपन रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म में। तो बताइए किससे टकरा रही है हमारी लाइट रे? एक्स वाई प्लेन से। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? दिमाग लगाओ, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा जेड। इसका मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन? जेड। इसका मतलब लाइट रे का सिर्फ जेड ए कंपोनेंट ना रिवर्स हो जाएगा। तो क्या पहले बार जब एक्स वाई प्लेन वाले मिरर से हमारे एक मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, जो मिरर कहाँ रखा हुआ है? एक्स वाई प्लेन में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन हो जाएगी? ए आई कैप प्लस बी जे कैप। चेंज सिर्फ किस में होगा? जेड कंपोनेंट में। किस में चेंज होगा? जेड कंपोनेंट में। कोई परेशानी नहीं। अब फिर यही रिफ्लेक्टेड रे किस पर इंसिडेंट होगी? किसी दूसरे मिरर पे। ये वाला जब एक्स वाई प्लेन से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे मिला ना, तो ये रिफ्लेक्टेड रे किसके लिए है? पहले मिरर के लिए ना, एक्स वाई प्लेन वाले मिरर के लिए ना। अब मान लीजिए ये लाइट रे किस पे गिर गई? वाई जेड प्लेन पे। तो नाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई जेड प्लेन, अगर इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से हो? वाई जेड प्लेन से हो, तो यही लाइट रे ना, मतलब ये लाइट रे कौन है? पहले ध्यान से समझिए, इंसिडेंट रे ये है, ये किससे रिफ्लेक्ट हुई पहली बार? एक्स वाई प्लेन से, तो जेड वाला कंपोनेंट रिवर्स हो गया। अब ये रिफ्लेक्टेड रे क्या दूसरे वाले प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगा? तो अब इससे टकरा रही है वाई जेड प्लेन से। कौन सा रे? ये वाला रे। तो बताइए इसका कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? तो वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन होगा? एक्स। हम जानते हैं ना एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड होगा, या ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर। अगर वाई जेड प्लेन से टकराएगा तो कौन सा वाला कंपोनेंट? एक्स वाला कंपोनेंट। तो हम एक्स वाला मतलब इसी लाइट रे में एक्स वाले कंपोनेंट को चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप। अब ये लाइट रे कहाँ जाएंगी? अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे किसी तीसरे नंबर वाले मिरर पे जाएंगी। तो नाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ZX प्लेन, तो कौन सा लाइट रे ZX प्लेन से रिफ्लेक्ट करेगी? जो YZ प्लेन से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। YZ प्लेन के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वही ना ZX प्लेन वाले के लिए क्या होगी? इंसिडेंट रे होंगी। तो बताइए क्या रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन हो जाएगा? ZX प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा? Y कंपोनेंट, तो Y वाला रिवर्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप माइनस सी के कैप। तो हम ऐसा कहें इनिशियली इंसिडेंट रे कौन था? आर वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और इसी इंसिडेंट रे का कितने प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ है? 3 से। कौन है वो 3 प्लेन मिरर? एक रूम का 2 एडजेसेंट वॉल है तथा उस रूम का ही छत है, सीलिंग है। इन तीनों प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर फाइनली रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या है? तो ये तो है इनिशियली इंसिडेंट रे का इक्वेशन, इनिशियली इंसिडेंट रे की इक्वेशन ये है। और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे, जब तीनों प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन हो गया तब फाइनली रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन क्या है? माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप माइनस सी के कैप। आप ध्यान से देखिए, आपको इन्हीं दोनों के ना बीच में एंगल पूछा था, तो ध्यान से सोचो। इनिशियली इंसिडेंट रे और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल कितना होगा? यही ना हमारा क्वेश्चन था। तो क्या फाइनली रिफ्लेक्टेड रे को ऐसा लिख दें, माइनस कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये कौन है? क्या ये इनिशियली इंसिडेंट रे है? मतलब ऐसा कहूँ फाइनली रिफ्लेक्टेड रे इनिशियली इंसिडेंट रे का क्या है? नेगेटिव है। मतलब अगर इनिशियली इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में था सपोज, तो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे क्या इनिशियली इंसिडेंट रे का अपोजिट में होगा? अपोजिट का मतलब डायरेक्शन ऐसा, उल्टा। तो बताइए दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सिंपल। मतलब जब दो वेक्टर पैरेलल होती हैं ऐसे, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है? 0। मगर हमारा केस तो ये नहीं है ना, हमारा है कि भाई इंसिडेंट रे अगर ऐसे आई है तो देखो ना, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे ये था और रिफ्लेक्टेड रे क्या है? जस्ट इसका नेगेटिव है क्या?
तो मतलब इंसिडेंट रे अगर ऐसा है तो क्या रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होगा? सब चीज सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। हमारा आंसर आ गया कि इनिशियली इंसिडेंट रे और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा बाबू? 180 डिग्री होगा। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इधर देखिए, अब अपन किसके बारे में सीख रहे हैं? ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। ध्यान से समझिए दो चीज, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं वस्तु और इमेज को हिंदी में कहा जाता है प्रतिबिंब। इमेज को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब। ऑब्जेक्ट है और इमेज है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वस्तु, और इमेज क्या हो गया? प्रतिबिंब। अब सुनिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए ऑब्जेक्ट और इमेज की क्या डेफिनेशन होती है। सबसे पहली बात, हमारे इस ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में अभी तक अपन ने दो रे पढ़ी है, एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 इंसिडेंट रे की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? कम से कम 2 इंसिडेंट रे, मतलब वस्तु को परिभाषित करने के लिए कम से कम 2 आपतित किरण की आवश्यकता होती है। किसको? वस्तु को डिफाइन करने के लिए। और इमेज को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मिनिमम 2 इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे के बेसिस पर कौन डिफाइन होता है? इंसिडेंट रे के बेसिस पर डिफाइन होती है ऑब्जेक्ट, जबकि रिफ्लेक्टेड रे के बेसिस पर क्या डिफाइन होती है? इमेज। मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज, मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब कम से कम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 आपतित किरण की जरूरत होती है। बोले तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 इंसिडेंट रे की जरूरत होती है, और सॉरी उल्टा बोला, क्या टंग स्लिप हो गया होगा। चलिए मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनिए। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम किसकी जरूरत होती है? 2 इंसिडेंट रे की, मतलब वस्तु को परिभाषित करने के लिए 2 आपतित किरण की जरूरत होती है, और इमेज को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत होती है। बोले तो प्रतिबिंब को परिभाषित करने के लिए किसकी जरूरत होती है? कम से कम 2 परावर्तित किरण की जरूरत होती है। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है। क्या है ये? प्लेन मिरर। ध्यान से समझिए, ये क्या है? प्लेन मिरर। इसको ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए ये प्लेन मिरर है। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सपोज, तो ऑब्जेक्ट से कौन सा लाइट रे इंसिडेंट होंगी? इंसिडेंट लाइट रे, सिंपल। तो मान लीजिए यहां से लाइट रे इंसिडेंट होके इस सरफेस पे गया, इधर से लाइट रे इंसिडेंट होके इस सरफेस पे गया। अब ध्यान से समझिए, तो जैसे इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंट होके इस सरफेस पे गया तो यहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा ना। ऐसा कहीं नॉर्मल होगा और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे इधर चला जाएगा। जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। सही बात है। यहां भी ऐसा ही कुछ होगा, यहां नॉर्मल होगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे आया रिफ्लेक्टेड रे भी इधर चला जाएगा। अब ध्यान से समझिए, मतलब हम ऐसा कहें, सुनिए ध्यान से, क्या हम ऐसा कह दें कि सर ये वह पॉइंट है जहां से 2 इंसिडेंट रे एक्चुअली में क्या हो रही है? डाइवर्ज। 2 वर्ड यहां यूज करूंगा, क्या क्या? सुनिए, एक होती है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, मतलब फैल रही है। ऐसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइट रे क्या हो रही है? फैल रही है, बाहर निकल रही है। और एक पॉइंट होती है कन्वर्ज,
एक पॉइंट क्या होती है? कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, मतलब एक ही पॉइंट पर आके बहुत सारी लाइट रे क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। इसको क्या कहते हैं? कन्वर्ज। चूंकि हम ऑब्जेक्ट और इमेज के को डिफाइन करने के लिए इन दोनों वर्ड का यूज करेंगे, डाइवर्ज और कन्वर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्या हुआ? एक वह पॉइंट जहां से लाइट रे क्या हो रही है? फैल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, उसको कहते हैं डाइवर्ज। और कन्वर्ज किसको कहते हैं? एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर लाइट रे क्या हो रही है? सब लाइट रे आके मिल रही हैं, इसको कहते हैं कन्वर्ज। कोई दिक्कत? आइए अब ध्यान से समझते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, नहीं पता ना ऑब्जेक्ट है, मगर एक चीज जान रहे हैं सर, क्या हम ऐसा कह सकते हैं यह वह पॉइंट है जहां से दो इंसिडेंट रे रियल में बोले तो एक्चुअल में क्या हो रही है? फैल रही है। इंसिडेंट रे दो क्या हो रही हैं? एक्चुअल में इस पॉइंट से फैल रही हैं, रियल में, एक्चुअल में। तो हम ऐसा कहेंगे वह पॉइंट, दैट पॉइंट फ्रॉम विच टू इंसिडेंट रे एक्चुअली डाइवर्ज। वह बिंदु जहां से दो आपतित किरण वास्तव में क्या हो रही हो? फैल रही हो। यह बिंदु किसको बताएगा? तो सबसे पहली बात, ये क्या है? इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे किसको बताएगा? इंसिडेंट रे के बेसिस पे क्या डिफाइन होती है? ऑब्जेक्ट। तो ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। फिर से समझिए क्या बोला हमने, ध्यान से। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ बाबू वास्तविक वस्तु। रियल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ? वास्तविक वस्तु। रियल ऑब्जेक्ट का क्या डेफिनेशन हुआ? सुनिए, दैट पॉइंट फ्रॉम विच टू इंसिडेंट रे आर एक्चुअली डाइवर्ज। वह बिंदु जहां से दो आपतित किरण वास्तव में क्या हो रही हो? फैल रही हो। तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये कौन है? ये रे रिफ्लेक्टेड रे है क्या? तो अगर कोई यहां से देखेगा तो उसको क्या लगेगा? ये रिफ्लेक्टेड रे शायद, ये रिफ्लेक्टेड रे शायद यहां से डाइवर्ज होते हुए महसूस हो रही है, सिम्स टू डाइवर्ज। अगर कोई यहां से देखेगा तो उसको नहीं लगेगा ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट से क्या हो रही है? फैलते हुए महसूस हो रही है, जिसको कहते हैं अपन सिम्स टू डाइवर्ज, फैलते हुए महसूस होना। तो ये सबसे पहली बात कि ये पॉइंट कौन होगा? ऑब्जेक्ट का होगा या इमेज का होगा? नहीं पता, मगर ये बात श्योर है सर, ये रे कौन सा है? ये रे कौन सा है? रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड रे के बेसिस पर क्या डिफाइन होती है? इमेज। अच्छा, रियल होगा या वर्चुअल होगा सर? तो सिंपल, आप ही बताओ, क्या ये सच में इस बिंदु से लाइट रे डाइवर्ज हो रही है? नहीं, यहां सिम्स टू डाइवर्ज हो रही है, मतलब डाइवर्ज होते हुए महसूस हो रही है, इसीलिए इस इमेज का नाम हो जाएगा वर्चुअल इमेज। बात समझ में आई? क्या बोला कि वह पॉइंट जहां से दो इंसिडेंट रे एक्चुअली में क्या हो? डाइवर्ज हो रही हो। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? रियल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल इमेज का क्या डेफिनेशन हुआ? वह पॉइंट जहां से दो रिफ्लेक्टेड रे सिम्स टू डाइवर्ज हो, मतलब फैलते हुए महसूस हो रही हो, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। बहुत बढ़िया। एक बात और देख लीजिए बस, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, सपोज कहीं से इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, तो बताइए जैसे ये लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हुआ तो फिर से ये नॉर्मल, तो ये ऐसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, जितने एंगल से ये इंसिडेंट हुआ उतने एंगल से इधर रिफ्लेक्ट करेगा। फिर यहाँ भी जितने एंगल से ये इंसिडेंट हुआ उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ नॉर्मल वाले को, बस एक बताया आपको कि हो कैसे रहा है। अब एक बात समझो बाबू, क्या हमको ऐसा लगेगा, ध्यान से समझिए, कि सर ये दोनों लाइट रे शायद इस पॉइंट पर सिम्स टू कन्वर्ज, मतलब इस पॉइंट पर नहीं लग रहा है कि ये दोनों इंसिडेंट लाइट रे इस पॉइंट पर लग रहा है एक ही बिंदु पर मिलते हुए महसूस हो रही है, सिम्स टू कन्वर्ज। इस पॉइंट पर क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, मगर कौन? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे के बेसिस पर क्या डिफाइन होगा? ऑब्जेक्ट। अब रियल में कन्वर्ज हो रही है, सिम्स टू कन्वर्ज, सिम्स टू कन्वर्ज, तो ये इमेज सॉरी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए, क्या नहीं लग रहा है दो रिफ्लेक्टेड रे सच में यहां पे आके क्या कर रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं। तो वह पॉइंट जहां पर
रियल में दो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो, कन्वर्ज करे वो पॉइंट। सबसे पहली बात, इस पॉइंट पर कौन मिल रही है, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे के बेसिस पे कौन डिफाइन होती है, इमेज। अब क्या सच में कन्वर्ज कर रही है रियल में, हाँ, तो इस इमेज का नाम हो जाएगा रियल इमेज। क्या नाम हो जाएगा, रियल इमेज। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है, और वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी होता है। तो एक चीज आप देखिए, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, कि अगर सर ऑब्जेक्ट रियल रहा, ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अगर सर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। मतलब ये बात याद रखेंगे क्या, प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज में दोनों में से कोई एक हमेशा क्या होगा, रियल होगा। अगर एक रियल हो गया तो श्योर है दूसरा वर्चुअल ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट रियल हो गया तो इमेज वर्चुअल होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो इमेज रियल हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज में हमेशा दोनों में से कोई एक जरूर क्या होगा, हमेशा रियल होगा, दूसरा क्या होगा, वर्चुअल होगा। ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा, प्लेन मिरर के केस में, बोले तो समतल दर्पण के केस में। ये बात क्लियर हुई कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। कोई डेफिनेशन को नहीं रखना है, सिंपल सा बात है। रे डायग्राम बनाएंगे, सब चीज क्लियर हो रहा है। वह पॉइंट जहां से दो इंसिडेंट रे सच में क्या हो, रियल में क्या हो रहा हो, डाइवर्ज हो रहा हो, डाइवर्ज होते हुए किसी मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये पॉइंट कहलाएगी रियल ऑब्जेक्ट। वह पॉइंट जहां से दो रिफ्लेक्टेड रे सिम्स टू डाइवर्ज हो, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज। सेम उसी तरह ऐसा पॉइंट जहां पर दो इंसिडेंट रे सिम्स टू कन्वर्ज हो, वो पॉइंट कहलाएगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ऐसा पॉइंट जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे रियल में कन्वर्ज हो रही हो, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, रियल इमेज। यहां तक कोई क्लियर, यहां तक कोई परेशानी नहीं ना, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी डेफिनेशन थी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। किसके केस में, प्लेन मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, रियल इमेज किसको कहेंगे, वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। बस एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को यहीं पे अपन सुनिए। क्या तो प्लेन मिरर के केस में ये सारा चीज याद रहना चाहिए हमको। क्या क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज में से एक रियल होगा तो दूसरा क्या होगा, वर्चुअल होगा। एक बात और याद रखेंगे, आप ध्यान नहीं दिए, मैंने फिगर मिटा दिया, मैं तुरंत बना दे रहा हूं, ऐसे देखो। ये था वर्चुअल इमेज और ये क्या है, ये पॉइंट को कहे थे अपन रियल ऑब्जेक्ट, ऐसा ही था ना। और दूसरा क्या है, अगर ये प्लेन मिरर है ये एक्चुअली में, तो ये हो गया रियल इमेज और ये क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब ध्यान से समझिए क्या है। जैसे बोला कि प्लेन मिरर के केस में क्या खास बात है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज में एक रियल होगा तो श्योर है हमेशा दूसरा क्या होगा, वर्चुअल। जैसे अगर ऑब्जेक्ट रियल हो गया तो इमेज वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल। फिर यहां देख लीजिए, ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज रियल। एक चीज और देखिए इसी में, क्या हम ऐसा कहें मिरर के सामने इन फ्रंट, किसी प्लेन मिरर के सामने में जो भी चीज होगी वो रियल होगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या इमेज। जैसे यहां देखिए, ये प्लेन मिरर में पॉलिश किधर से किया हुआ है, परत किधर से चढ़ाई हुई, पीछे साइड से ना। तो इस मिरर के लिए सामने यही हुआ ना। तो इस मिरर के सामने में अभी कौन है, ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, और इसके पीछे में इमेज है, और इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। तो हम याद रखेंगे, मिरर के सामने जो भी चीज होगी वो रियल होगी और उसके पीछे जो भी चीज होगी वो वर्चुअल होगी। तो यहाँ मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रियल है, जबकि इमेज पीछे है तो इमेज वर्चुअल है। यहाँ देखिए,
मिरर के सामने कौन है? इमेज है, इसका मतलब ये इमेज रियल है। और मिरर के पीछे कौन है? ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल है। मतलब एक बात और क्लियर हो गया कि मिरर के सामने एनीथिंग, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज रियल एंड एवरीथिंग बिहाइंड द मिरर इज कॉल्ड वर्चुअल। इसका मतलब मिरर के सामने जितनी भी वस्तुएं होंगी सारी क्या होंगी? रियल होंगी, और मिरर के पीछे जो भी वस्तुएं होंगी सारी क्या होंगी? वर्चुअल होंगी। आज के क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। जो भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जहां भी जो भी डाउट हो रहा होगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट कल आगे पढ़ेंगे। इतने के लिए थैंक यू।